अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है वाई USA एंड रशिया बोथ डेस्परेटली वांट इंडियाज मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी। तो देखते हैं कि दोनों मालिक USA और रशिया इंडिया को इस तरह क्यों चाहते हैं शिद्दत से, क्या वजह है। चलते हैं वीडियो में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आज यूएसए और रशिया दुनिया के दो सुपर पावर्स भारत के लिए एक टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। ये दोनों भी देश इंडिया के साथ अपनी दोस्ती और गहरी करना चाहते हैं। इनफैक्ट इंडिया आज के तारीख में बाकी देशों का भी एक फेवरेट डिप्लोमैटिक डेजिग्नेशन बन चुका है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। और यूएस जिसकी आइडियोलॉजी पहले काफी प्रो पाकिस्तान हुआ करती थी और एंटी इंडिया भी, आज वो सामने से इंडिया को फ्रेंडशिप प्रपोजल्स भेज रहे हैं। For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India. Well, but आखिर क्यों? क्योंकि आज के तारीख में नए जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड यानी इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। India is an essential partner for us in realizing our shared vision of a free and open Indo-Pacific. अब दूसरी ओर रशिया और इंडिया के टाइज तो काफी अच्छे हैं, लेकिन आज की तारीख में रशिया की स्थिति ऐसी है कि दो ही लोग हैं जिससे रशिया कभी भी रूठना अफोर्ड नहीं कर सकता। एक है चाइना के शी जिनपिंग और दूसरे भारत के नरेंद्र मोदी। If there were two people on the planet that Vladimir Putin did not want to get the cold shoulder from, or doesn't want to in general, it's Xi Jinping and Narendra Modi. इनफैक्ट पुतिन की और नरेंद्र मोदी की तो पर्सनली भी काफी गहरी दोस्ती है, और ये दोस्ती इसी क्लिप से झलकती है जहां पर 50 मिनट के डिनर को 3.25 घंटे तक खींच लिया। कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। अमेजिंग राइट? लेकिन ये दोस्ती भी कोई आज की नहीं है। एज यू ऑल नो, रशिया और इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड्स रह चुके हैं। सो सबको पता है कि 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। इनफैक्ट उनके 93,000 सोल्जर्स को भी इंडिया ने कैदी बना लिया था। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस जंग में यूएस के ट्रैप से इंडिया को रशिया ने ही बाहर निकाला था। अब वॉर के दौरान पाकिस्तान के उस टाइम के गुड फ्रेंड ने इंडिया पर न्यूक्लियर हमला करने का फैसला कर लिया। इनफैक्ट यूएस की न्यूक्लियर मिसाइल बे ऑफ बंगाल के रास्ते इंडिया की तरफ बढ़ने भी लग गई थी, और उसी वक्त पीछे से आकर रशियन नेवी ने यूएस को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली यूएसए को जंग से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूएसए को लगा मामला एस्केलेट हो जाएगा। अब रशिया के इस मूव से इंडिया को डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस मिला, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने एक ट्रीटी भी साइन की थी, जिसमें रशिया ने इंडिया को एश्योर किया था कि वो कभी भी इंडिया की सिक्योरिटी पर आंच नहीं आने देगा। और वेल, यही 1971 का वॉर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इनफैक्ट अगर गौर से सोचा जाए तो ऐसा हो सकता था कि आज कश्मीर, गोवा, दमन और दीव इंडिया के पास होते ही नहीं, अगर रशिया ने यूएन में अपने वीटो पावर का यूज करके इन रीजन्स को इंटरनेशनलाइज या सिंपली इंडिया से सेपरेट होने से रोका ना होता। बिकॉज एज यू नो, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर एक ने भी वीटो पावर यूज किया तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, और रशिया ने इंडिया के सपोर्ट में यूज किया था। इनफैक्ट इतिहास में जब भी कोई एंटी इंडिया रेजोल्यूशंस उठे हैं तो रशिया ने हमेशा उनको वीटो ही किया है, एंड दिस मेक्स इंडिया फील कि रशिया इज ट्रूली एन ऑल वेदर फ्रेंड। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसी कॉन्फिडेंशियल डेटा या कॉन्वर्सेशंस शेयर कैसे करती होगी? क्या प्रेसिडेंट्स का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होता होगा? वेल, व्हाट्सएप ग्रुप और चैट का तो पता नहीं, बट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त मेल्स एनक्रिप्ट जरूर किए जाते हैं और एक प्राइवेट की को यूज करके डीक्रिप्ट किया जाता है। अब वैसे तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये काफी बड़े स्केल पर हो रहा है, पर अगर मैं हम जैसों की बात करूं तो हमारे सेलफोन्स भी सेम टेक्निक को ही यूज करते हैं। आपने कोई भी न्यू चैट चालू होने से पहले व्हाट्सएप पे वो येलो कलर में लिखा हुआ एनक्रिप्शन वाला मैसेज तो देखा ही होगा, बट ऑनलाइन फाइल्स शेयर करने में, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग रोजाना करते हैं, हमारी जानें निकल जाती है, क्योंकि इतना वक्त लगता है, और इसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो। और इसीलिए वंडर शेयर लाया है मोबाइल ट्रांस। ये एप्लीकेशन एकदम इजी टू यूज है और सिक्योर है, जो 18+ फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। इस ऐप पर आप अपने व्हाट्सएप का डेटा बैकअप या फिर म्यूजिक प्लेलिस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो इजीली और फास्ट। इसके लिए आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और सिलेक्ट द ओल्ड और न्यू डिवाइस, स्कैन द अदर फोन टू पेयर, सिलेक्ट द फाइल्स दैट यू वांट टू ट्रांसफर, एंड डन।
ये ट्रांसफर एंड्रॉइड और iOS के बीच भी हो सकता है, वो भी कुछ सेकंड्स में। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डाउनलोड करो मोबाइल ट्रांस और पाओ 40% ऑफ ऑन आवर ब्लैक फ्राइडे सेल। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। इंडिया और रशिया के बीच अभी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और इसी वफादारी को इंडिया भी चुकाता है रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करके रशिया को बिजनेस देकर। इंडिया के ऑलमोस्ट 50% डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से ही आते हैं। और मजे की बात तो यह है, जब यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने से मना किया था तो इंडिया ने कम करने की जगह पर उल्टा इंपोर्ट्स और बढ़ा दिए। बट हां, जब बात यूक्रेन वॉर पर आई तो मोदी जी ने अपना पॉइंट भी साफ साफ पुतिन के सामने रख दिया। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। उन्होंने पुतिन को यह क्लियरली कहा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पुतिन ने भी बिना हिचकिचाए ये एडमिट किया कि या इंडिया के कंसर्न्स वो समझ सकते हैं और उस पर काम भी करेंगे। It is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. So clearly इन वार्तालाप से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया के साथ दिखते हैं। अब दूसरे तरफ यूएसए में अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव हुई इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ताकि हम ये जान सके कि इस पॉइंट पे यूएसए को सपोर्ट करना या रशिया को सपोर्ट करना इंडिया के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। सो जैसे आप सभी जानते हो, यूएस के साथ इंडिया की अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि वो इस इंडो पैसिफिक रीजन को एशिया पैसिफिक बोलते थे, सिर्फ ताकि इंडो ये नाम से वो इसे रेफर ना कर सके। I repeat, will not come at the expense of the Asia Pacific. इसके अलावा अगर वहीं पर हम 1971 की बात करें तो यह था यूएस का बैटलफील्ड और यहां से यूएस ने भेजी थी अपनी नेवी, जिसके साथ था उस टाइम का सबसे खतरनाक 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बाय द वे इंडिया के विक्रांत से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा आ रही थी ब्रिटेन की नेवी वेस्ट से इंडिया को ब्लॉक करने के लिए। एंड इन द मीनवाइल यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने चाइना को कहा था कि वो भी नॉर्थ से इंडिया पर अटैक करे, जिससे इंडिया चारों तरफ से घिर जाए। अब इंडिया का नसीब उस वक्त अच्छा था कि चाइना ने निक्सन की बात नहीं मानी, और क्यों नहीं मानी उस वक्त उसका एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं, बट इससे इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यूएस का फोकस बांग्लादेश पर कम और इंडिया की तरफ ज्यादा था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि वर्ल्ड वॉर 3 तक की नौबत आ गई थी, और ऐसा खुद इंदिरा गांधी ने कहा था। और आगे मैटर कैसे अनफोल्ड हुआ उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर रीसेंट केस की बात करें तो 2016 में जब इंडियन मिलिट्री कैंप पर उरी अटैक हुआ था, तब भी यूएस स्टेट स्पोक्सपर्सन ने अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरीके से नकार दिया था। एंड एज वी ऑल नो, सारे एविडेंसेस पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन यूएस ने फिर भी सपोर्ट किया। सो ये सारे एपिसोड्स मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि यूएस किस हद तक जा सकता है रशिया और उनके एलाइज को काउंटर करने के लिए। और इंडिया के तरफ रशिया का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहा है, इसके पीछे का भी रीजन आपको मालूम होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था टाइटल्ड व्हाई रशिया इज इंडियाज वर्स्ट एनिमी करके। उसमें मैंने बताया था कि रशिया इंडिया को क्यों इतना सपोर्ट करता है, क्योंकि केजीबी की फंडिंग्स यहां पे आ रही थी और इंडिया को एक सोशलिस्ट नेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो उस टाइम से ही रशिया का सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के साथ डेवलप हो गया, एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान का हार्श कॉर्नर इंडिया के खिलाफ अलाइन कर दिया। इनफैक्ट यही वजह है कि इंडिया इन दो सुपर पावर्स के आइडियोलॉजीज के बीच में पिस रहा है। अगर वो एक सुपर पावर की आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने लगता है या उसके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, तो दूसरा सुपर पावर नाराज हो जाता है और दिखाने लगता है कि भाई उनसे पंगा लेने का नतीजा क्या है। लेकिन आज के तारीख में यूएस की बोली फिर भी बदल गई है। अब यूएस इंडिया से बदला निकालने के बजाय उसके तेवर बदल गए। एक्चुअली यूएस अब ये बखूबी जानता है कि एशिया में चाइना उसका कॉम्पिटिटर है और रशिया एक थ्रेट है। ऐसे में थर्ड बिगेस्ट कंट्री इंडिया को अपनी तरफ करना उसके लिए बहुत ही बड़ी जरूरत है, और इंडिया को डोमिनेट करके ये तो होने से रहा। वेल फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो पिछले 10 सालों में यूएस और इंडिया के बीच सिर्फ यही एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट साइन हुआ था, लेकिन अब सडनली यूएस का पूरा फोकस बस इंडिया के ही डिफेंस मार्केट पर आ गया है। सो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया ने ग्रेजुअली अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को रिड्यूस और डाइवर्सिफाई करने का प्लान बनाया। इनफैक्ट अब तक 310 वेपन्स के इंपोर्ट्स को इंडिया ऑलरेडी बैन कर चुका है। अब इस मूव ने यूएसए के लिए 2 विंडोज खोल दिए, एक जिससे वो जॉइंट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू इंडियन मार्केट में अपनी जगह और इंडिया के साथ दोस्ती दोनों पक्की कर सकता है, और दूसरी जिससे वो रशिया को ग्रेजुअली इंडियन मार्केट से बाहर कर सकता है, देयरबाय कटिंग इट्स कंपटीशन। इसके
इसके अलावा एक और ऐतिहासिक कदम है इंडिया का जियोस्पेशियल पैक्ट साइन करना। सो यूएसए के 4 सबसे सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, जो माइंड यू यूएस सिर्फ उन स्पेशल कंट्रीज के साथ साइन करता है जिनके साथ वो अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी सब कुछ शेयर करना चाहता है। अब अगर इकोनॉमिकली देखें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएसए की 200 बिग मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। और तो और कोका कोला, जेपी मॉर्गन और डिस्कवरी जैसी इतनी सारी कंपनीज तो ऑलरेडी इंडिया में सेट भी हो चुकी है। अब रही बात जियोपॉलिटिक्स की, तो यूएस ने इंडिया को अपने ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन भी भेज दिया है। अब ये नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एक्सक्लूसिवली अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करता है, मेनली चाइना के बीआरआई को टक्कर देने के लिए। सो यूएस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यही इंडो पैसिफिक आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नया प्लेग्राउंड बन गया है, जिसके बीचों बीच एकदम वॉर्टेक्स में आता है हमारा भारत। अब गाइस सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि इंडो पैसिफिक में सारी ग्लोबल पावर्स का ध्यान यहां पर अटक गया है? वेल, ये वेब देख रहे हो, ये चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट है जिसने पूरे रीजन को बहुत स्ट्रेटेजिकली एक मुट्ठी में जकड़ लिया है। अब देखो चाइना के ईस्ट की तरफ, इस हाइपोथेटिकल लाइन का नाम है 9 लाइन, जिसके अंदर आने वाले सारे आइलैंड्स को चाइना अपना क्लेम करता है अंडर इट्स एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। और इस वजह से यूएसए इज वेरी कंसर्न्ड, और यही रीजन भी है कि आज के तारीख में यूएस की 60% नेवी इंडो पैसिफिक में तैनात है, और क्वाड, ऑकुस जैसे ग्रुप्स भी स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। अगेन आई रिपीट, सबकी नजर इंडो पैसिफिक में ही है ऑन अ ग्लोबल लेवल। इसके पीछे एक और एक रीजन भी है, वर्ल्ड का 80% ट्रेड मैरीटाइम यानी पानी के रास्ते से ही होता है, और हर 5 में से 3 शिप्स नेसेसरीली इंडो पैसिफिक से होते हुए ही जाती है। सो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये एरिया कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। अब इस सब के बीच में इंडिया कहां पर स्टैंड करता है? वेल, क्या आपको पता है इस एरिया में इंडिया की सेंट्रल लोकेशन को देखते हुए जापान के एक्स प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया था। और इंटरेस्टिंगली आज अगर आप उन्हीं यूएस ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज देखोगे तो वो भी इंडिया के गुड बुक्स में आने के लिए इंडो पैसिफिक टर्म को ही यूज कर रहे हैं। एंड नाउ गोइंग बैक टू इंडिया, एक पेनिनसुलर कंट्री होने के कारण हमारी काफी लॉन्ग कोस्टलाइन है, व्हिच इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि इस कोस्टलाइन की वजह से आज इंडिया इतने सारे पोर्ट्स का घर बन गया है जो नेचुरली इंडिया को यूरोप, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक के बीच का बेस्ट मिडिल स्पॉट बनाता है। इसके अलावा आईएचएस की रिपोर्ट तो ये तक कह रही है कि इंडिया अगले 8 सालों के अंदर जापान को इकोनॉमिकली पीछे छोड़ने वाला है। एंड ऑनेस्टली जिस स्पीड से इंडिया में कंपनी सेटअप हो रही है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसीलिए इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि खुद ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने इंडिया को इंडो पैसिफिक का नेचुरल लीडर ठहरा दिया है। इनफैक्ट कार्नेगी रिपोर्ट का भी यही कहना है, इंडो पैसिफिक के आइलैंड नेशंस भी इंडिया को ही एक पोटेंशियल लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। अब फ्रेंड्स अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो एशिया के 3 मेन पावर्स है, चाइना, जापान और इंडिया, और हम सभी जानते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है जो उसे ऑटोमेटिकली एक कम रिलायबल पार्टनर बना लेता है। अब बचा जापान, जहां के लोगों की एवरेज एज ही 50 इयर्स है, प्लस पॉपुलेशन इंडिया के सामने काफी कम है। हेंस इकोनॉमिकली देखें तो जापान एक बड़ा मार्केट नहीं है, और इसीलिए यही 2 डीज, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, इंडिया को इस रीजन का एक नेचुरल प्रेफर्ड चॉइस बनाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज इंडिया के साथ सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं। सीधी सी बात है, जियोपॉलिटिक्स में चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, और इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया। अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सिर्फ टाइप कर सकते हो, व्हाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सो या फ्रेंड्स, जस्ट टू कंक्लूड, इंडिया फॉरेन रिलेशंस में जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर आ रहा है, एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग टू सी इंडिया के लिए आगे आगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड होने वाले। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। बड़े बेहतरीन से बेहतरीन उनके पास एक्सप्लेनर है जो एक्सप्लेन करते हैं, मेंटोर बड़े अच्छे। मेरे दोस्त इंडियन किसी ने मुझे मैसेज किया था वीडियो के नीचे कि आपका इल्म वाकई में कुछ नहीं है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीज़ एक्सेप्ट करने वाली होती ना उसको बरमला करना चाहिए, उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी। हकीकत में अभी तक हमारा नॉलेज के लिहाज से और उसको एक्सप्लेन करने के लिहाज से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे। मैं अपनी तो बात करूँ तो मैं इसको आप भी समझ लें कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, 1 क्लास का संभल है या 2 क्लास का संभल है,
जिस तरह ये एक्सप्लेन करते हैं। और इसका मतलब ये कि हमें शर्मिंदगी है, और शर्मिंदगी इस भी होनी चाहिए और इसको हमें इम्प्रूव भी करना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी गलती तस्लीम करता है तो इसका मतलब है कि उसमें ये जज्बा है कि वो उसको इम्प्रूव करना चाहता है। जो आदमी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा जाल है। तो वो आप में नुक्स है, आप में खामी है, वो तस्लीम करें और उसको दूर करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करें। ये तो बात की थी मैंने इंटरनेटोर पर कि ये इतने अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हर दूसरा तीसरा मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमारी जो IT पे काम हुआ है वो अब भी इमरान खान साहब के आने से हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत हुआ। जो इंडियन है वो तो बहुत पहले से IT पे कामयाब हुए हैं। अच्छा, हमने वो पिछली वीडियो जो यूट्यूब पर डन है वो इंडिया से पाकिस्तान में आया हम उनको इंडियन को देख के हमने भी काम शुरू किया और वो हमारे लिहाज से वो हमारे सबसे ऊपर ही है ना हमसे। तो हम अच्छा, आप आते हैं वीडियो में हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंडिया क्यों इतना अहम होता जा रहा है। अब क्लियर हुआ कि इंडिया अहम क्यों होता है, इंडो पैसिफिक ओशन की वजह से। क्योंकि दुनिया के पूरी ट्रेड का समझे 75% हिस्सा जो है, 5 में से 3 जो ट्रेड की जो शिप गुजरते हैं वो इस रीजन में से गुजरते हैं, पूरी दुनिया में जो ट्रांसफ़र होते हैं। तो सारी बात है उसका पिवट पॉइंट जो है, उसका सेंटर पॉइंट जो है वो इंडिया है। और इंडिया के लिए सबसे बेनिफिशियरी ये भी है कि वो उसकी जितनी पोर्ट्स है ना, उसका जो कोस्ट लाइन है, साहली एरिया है, वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से उसको ये इंडो पैसिफिक रीजन। और जारी बात है अब नेक्स्ट जो उभरती हुई मैशत लगे जो ग्रिप हो रही थी चाइना की इस रीजन पर, उसको काउंटर करने के लिए यूएसए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो रशिया और उसके अलावा जारी बात है अब चाइना भी उसका लाई है रशिया का, और चाइना भी एक कंपटीटर है। बात हो सकती है ना कि रशिया भी चाहता है कि इंडिया हमारे साथ हो, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका और रशिया की आपस में नहीं ना बनती, बहुत एंटी-गलाग, इसलिए भी इंडिया की अहमियत बढ़ चुकी है और रशिया और चाइना दोस्त हैं। मेन सवाल ये अमेरिका अच्छा दोस्त है इंडिया का या रशिया? तो मेरी सोच के मुताबिक तो रशिया है। जिस तरह वीडियो में भी दिखाया गया है, पहले भी सुनते आ रहे हैं, रशिया और इंडिया के तलकाज जो ज्यादा देर तक चल सकते हैं। अमेरिका जो तो हर वक्त मौके की तलाश में है। इंडिया के लिए सबसे बाएतमाद जो दोस्त है वो रशिया है, और सबसे बेवफा बेतबारा जो दोस्त होगा वो साबित होगा यूएसए। जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कंट्री के साथ किया, यूक्रेन के साथ किया, किसी का भी नहीं दोस्त, किसी का भी सगा नहीं, दुनिया में किसी का नहीं होगा। और जब अमेरिका को अपना मफाद नजर आएगा उसको वो अपना दोस्त, वो सभी को छोड़ सकता है भाई, कुछ भी करवा सकता है अमेरिका। यार यूक्रेन को वो उकसाता रहा, क्यों उकसाता रहा? क्योंकि जो है ना रशिया इधर इसमें उसको इधर मैनेज करूं और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाऊं, उसके जो ट्रेड्स हैं वो कम करूं। और क्योंकि जारी बात नेक्स्ट जो सुपर पावर है, जो सुपर बड़ी ताकतें जो उसको टक्कर दे सकती थी, जो हर मैदान में स्पेशली जो सिस्टम वो क्या सिक्योरिटी सिस्टम के लिहाज से या फौज के लिहाज से जो टक्कर असल में दे सकती थी वो रशिया ही था। चाइना जो इकोनॉमिकल टक्कर दे सकता था, रशिया जो है वो समझ लें कि सोल्जर के लिहाज से या आर्मी के लिहाज से चाइना कमजोर है, आदमी ताकत कमजोर नहीं यार, कमजोर नहीं। चाइना की निस्बत भाई रशिया इतना वो मेरी तो बात सुने, वो शो नहीं करते अपनी टेक्नोलॉजी। चाइनीज लड़ना नहीं चाहते, गुलजार दावे करते हैं। मैं तो कहता हूँ रशिया से भी स्ट्रांग होगी चाइना के पास, उन्होंने इतनी शो नहीं की। हो सकता है, मान लेते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन रशिया सामने गुलजार भाई, रशिया जिस तरह यूक्रेन में देख लो, वो रोकने के बावजूद नहीं रुका यूक्रेन। आज क्या हालात हो गया यूक्रेन का, यूक्रेन का रशिया का अपना क्या हाल होगा, लेकिन इसमें दोनों अमेरिका को सीधा जवाब देता है ना प्यूटन, वैसा चाइना नहीं देता यार। दोनों हालतों में यूएसए का फायदा हुआ है। और अगर आज इंडिया और चाइना की कोई वार होती है उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा अमेरिका का हुआ। यूक्रेन रशिया में देख एक बार मेरी तो बात सुने, एक बार हुई है यूक्रेन और रशिया की, उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो इंडिया का हुआ है। फायदा तो सबसे हमारे खित्ते में अहमियत भाई, सारे हमारे खित्ते में अहमियत जो है वो इंडिया की बड़ी है। अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया हमारे साथ आए, रशिया कहता है इंडिया हमारे साथ आए। तो मजबूरी आप कहाँ खड़े हैं? हम भी साथ हैं भाई, हम भी साथ हैं भाई। हमारे है तो सही ना भाई, हमारे हालात जितने भी हैं जिस तरह के हैं, लेकिन है तो सही ना, कंट्री तो है ना। ये तो आप नहीं कर सकते कि कंट्री ही क्या कंट्री है,
पाकिस्तान कंट्री है। आपके जो है वजीर खजाना वो कह रहे हैं कि और यार जो मर्जी क्या हमारा मुल्क है वो डिफॉल्ट होने लगा एक दो। यार ये मैं तो पता कितनी देर से सुनता आ रहा हूँ। मैं ये बात करना जब डिफॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान फिर क्या करेगा? हो गई नहीं मेरा भाई, हो गया। असास से न्यूक्लियर असास से देंगे पाकिस्तान। यार कुछ भी नहीं होगा। क्या ये मुल्क खत्म हो जाएगा और कोई कंट्रीज में हुकूमत करेगी? नहीं हुकूमत कोई नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं या जो भी जो अपनी मिलिट्री के लिहाज से आपके पास सलाहियतें हैं, ये चीजें हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। नहीं देनी पड़ेंगी यार यूक्रेन के साथ नहीं हुआ, यूक्रेन के पास नहीं था क्योंकि यूक्रेन पर एतमाद नहीं था किसी को। यूक्रेन को वापस करने पड़े अपने न्यूक्लियर एसेट्स रशिया को। न्यूक्लियर पावर है हाँ, यूक्रेन और अल्लाह के बंदे थे ना, उनके एरिया में मौजूद थे। जारी बात जब यूएसएसआर का हिस्सा था ना यूक्रेन है। नहीं, मैं एक बात उठाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है, खुदा ना करे हो जाए, डिफॉल्ट हो जाता है, इसके बाद पॉइंट क्या कदम होगा कि अमेरिका में कोई भी काम नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह डिफॉल्ट हुआ है अब श्रीलंका, डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, डिफॉल्ट हो गया है, श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है। अच्छा, तो उसकी पहले वो न्यूक्लियर पावर नहीं था, लेकिन अब उसका होल्ड ज्यादा, दुनिया की बड़ी ताकतें चला रही है, इसका निजाम जो चला रही है बेसिकली। अच्छा, एक कठपुतली सी हुकूमत होगी है, नहीं तो उसको जो चला रही है वो एक किस्म एनजीओ चला रही है। इस तरह पाकिस्तान के साथ होगा, भाई आपको पहला काम फिर ये करना पड़ेगा, आपको न्यूक्लियर एसेट देने पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ होना चाहिए कोई और हुकूमत करे पाकिस्तानियों के। बहुत अच्छे भाई। मैं तो कहता हूँ डिफॉल्ट कल का होता हुआ आज हो जाए कि कोई अमेरिकन ही आन के हुकूमत करे, कोई भाई आवाम को तो भाई आवाम को तो सहूलत मिलेगी ना। ये इसके इनके होते हुए भाई हमें कोई सहूलत नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तानी नुमाइंदे है ना, वो जो बंदा 24 साल से जो अपनी हिम्मत लगा 26 साल से कोशिश कर रहा है, ये नहीं तो बोल सकता। एक मिनट बात तो सुन ले। अच्छा, तू ये लफ्ज नहीं बोल सकता कि हम सारा मुल्क आवाम मुल्क इकट्ठा होके उस बंदे का साथ दे। वो बंदा हिम्मत जुर्रत करके यहाँ तक पहुंचा, इवन के वो अपनी मौत क्या उसके साथ हुआ क्या है? क्या उसको आने देंगे ये? और यार गुलजार भाई क्यों नहीं आप जो मान रहे मेरा भाई, आप इंशाल्लाह वो आएंगे। आप जल्द ऐलान होने वाला है, हमें तो फैसिलिटी चाहिए ना, मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी। चले मेरी बात मैं सिर्फ छोटी सी बात भाई गुलजार से पूछना चाहता हूं। मुल्क के खिलाफ ना बोलना करो यार। सुन ले सब्र रख। मुल्क के खिलाफ सुन ले, लॉजिकली एक बात तो मुझे जवाब तो दे। अच्छा, मैं आपको काल कोठरी में बंद करता हूं और आपको सोने की प्लेट में रोज कभी मैं आपको तितर भून कर दूंगा, कभी मैं आपको बकरा भून कर दूंगा, कभी मैं आपको अच्छे से दुनिया के बेहतरीन। सुन तो ले, सुन ले। आप क्या एक्सेप्ट करेंगे कि आपको कालकोठरी में बंद किया गया हो और आपको अच्छे से डिलीशियस दुनिया का खाने, महंगे से महंगा कपड़ा आपको पहनने दिया जाए, लेकिन आप पाबंदी हो कि आप अपनी ना को बोल सकते हैं, ना आप अपनी को राय दे सकते हैं, ना अपने हिसाब से आप बाहर निकल सकते हैं, ना आप उधर कोई अपने हिसाब से वॉशरूम जा सकते हैं? क्या आपको मंजूर होगा? मंजूर होगा। इस वक्त आप आजाद हैं। मेरा सवाल है, क्या आप आजाद हैं? आप मस्जिद में जा रहे, मेरी तो बात मैं उधर ही आ रहा हूँ, सुनना। आप आजाद हैं, मेरे तो जवाब, मैं उधर ही हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। बात सुन ले। क्या आप मस्जिद में अपनी मर्जी से जा सकते हैं? इस वक्त जा सकते हैं। आप अपनी मसाजिद में, एक मिनट, अपने मसाजिद में लाउड स्पीकर पर जुमे के खताब और जुमे की नमाज और अपने 5 वक्त की अदायगी कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दे सकते हैं? दे रहे हैं। आपके मदारस काम कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं? क्या सुन ले यार, वो जिस तरह तुझे बात सुन यार, क्या इंडिया में ये सब बैन है? इंडिया क्या गुलाम है? किसी मुल्क में वो बैन है? इंडिया गुलाम है? भाई किसी मजहब को कोई भी किसी कंट्री में भी कोई बैन नहीं है। उसकी पूरी सुन ले यार। मैं क्या बात सुनूं? अमेरिका में क्या मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही? अच्छा, मैं तुझे सबूत देता हूँ। क्या लंदन के अंदर मुझे दिखा दे कोई अजान होती हो 5 वक्त में से एक वक्त भी अजान पर है। यूके में नमाज पढ़ने में पाबंदी है। मेरा भाई क्या लाउड स्पीकर पर बयान करना जायज है? मोहम्मद यूसुफ एक क्रिकेटर है, मोहम्मद यूसुफ रुखसार क्रिकेटर है। लंदन के अंदर बैठ के मेरा एक करीबी दोस्त भी है बरादरी का, वो लंदन में था उस वक्त, उसने बोला था मैं खुद नमाज पढ़ने गया, मोहम्मद यूसुफ साहब खिताब कर रहे थे लंदन की मस्जिद में, अल्लाह के घर में।
तो स्पीकर ने आदेश गुजारे। मैं आपको एक जवाब उसने एक लाइन में मेरी बात सुनो, अजान नहीं देने दी मोहम्मद यूसुफ को, अजान पढ़ने लगे तो उन्हें रोक दिया। मैं सिर्फ एक होगी क्यों पाबंदी? हमारे यहाँ तो पाबंदी नहीं ना भाई। सुन तो लॉजिकली कोई बात क्या है, शोर ना डाले। मुझे सिर्फ इतना बता, फर्ज कर हम अमेरिका हुकूमत करना शुरू कर देता है, वो कौन से लॉ चलाएगा? अपने चलाएगा। सुन सबर कर, कौन सा लॉ चलाएगा? मैं वो तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को क्या मिल रहा है। मुझे सिर्फ तुझे क्या मिल रहा है? छोड़ पाकिस्तान डिफॉल्ट होता हुआ यार बोल ना तू भाई, कल का डिफॉल्ट होता हुआ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हो जाता है भाई? हमें फैसिलिटी मिलेगी आम अवाम को। मुझे जवाब दे, वो कौन सा लॉ चलाएंगे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे? जवाब पहले सिर्फ एक लाइन में जवाब दे। मैं ये बात करता हूँ तुझे तेरी हुकूमत हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे लॉज बताओ से आज तक तुम्हें क्या मिला है? क्या आम आवाम को क्या मिला? यार आपके लिए क्या खाना पीना सबसे बरतर है? आपके लिए सारा कुछ मेरी सुन ले, क्या आपके लिए खाना पीना अपने दीन और अपने लॉज से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर? क्या तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म होगा? यकूब भाई तुम मत बोलो, मुझे जवाब दो। कौन सा क्या तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा? इस्लाम खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान में कोई और हुकूमत आ जाएगी? अगर अमेरिका तुम जिस तरह कह रहे हो लगाएंगे तो फिर मुझे बता कौन आपके यार कोई दोनों ही क्या अमेरिका में इस्लाम नहीं आएगा? अच्छा मुझे एक जवाब, तो नमाज नहीं पढ़ी अच्छा ये किसी बात का जवाब नहीं देता। अमेरिका ने बोला था जो हम कहेंगे हम पैसा आएगा। इस वक्त भी अमेरिका की हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान में, आपके क्यों नहीं समझ आ रहा? मान रहे तेरी बात एग्री करते हैं, तो फिर क्या मान रहे? हमारी तो सुन लो। पाकिस्तान की कौन चला रहा है? अमेरिका आपकी बात सुन लेते, हमारी भी तो सुन लिया कर। अच्छा मेरा भाई जब अमेरिका IMF कौन अमेरिका ही है ना, वो कहता है अभी 300 रुपए लीटर आपका डीजल चलना चाहिए वरना हम पैसा नहीं देंगे। अच्छा। आप बात मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे। फिर हमारा डॉलर कहाँ पहुंच चुका है? मान रहे कि नहीं मान रहे? तो फिर वो अपनी हर बात बनवाएगा जब वो हुकूमत करेगा इधर उनके मैं यही बात कर रहा हूँ कि सारी पुलिस ही है, वो IMF अमेरिका ही चला रहा है। तो एक शख्स आया मेरा भाई, एक शख्स आया जो सारे झंझट से हमें निकालना चाहता है। सिर्फ इतना है कि हमें उसका साथ देना पड़ेगा, वो वोट की ताकत से। अच्छा आपने फिर आप कह रहे हैं हम तक दूसरा हुकूमत करे, फिर आपने हजारों लाखों जाने कुर्बान करके इंडिया से लड़ की क्यों की? मैं यही सवाल उठाना चाहता हूँ ना, हुकूमत क्यों नहीं कर सके? हम क्यों नहीं कामयाब कर सके? क्या हमें मिला है आज तक? का प्रॉब्लम है। मुझे पहले सिचुएशन मेरा सवाल ही पहला है ना, हमें आज तक मिला क्या है? आपको मैं क्या मिला है? सुन तो ले, अब जवाब नहीं देगा। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बता वो कौन सा चलाएंगे, लॉज बता वो मुझे कौन सा चलाएंगे? तुम्हारा तुम्हें पाकिस्तान मुबारक हो, ऐसे हुक्मरान और ऐसे रहनुमान, तुझे ऐसे इंसान, आपकी सोच जैसी है ना ऐसे ही इंसान मिलेंगे। अच्छा तुम्हारी सोच है कि हमारे ऊपर यूएसए में स्वर का आपके हमारे ऊपर यूएसए चाहे कब्जा करे लेकिन हमें खाने को दे, हमें पहनने को दे, हमें चाहे गुलाम ये आप मानेंगे? मैं एक मानते हैं। आपके इधर से जो आदमी जाते हैं बाहर की कंट्री में छोड़ कर जा रहे हैं, उनको क्या चाहिए? फैसिलिटी क्या चाहिए? अच्छा माहौल चाहिए। कोई भी नहीं आना चाहता पाकिस्तान। अच्छा इंडिया से जब ये भाई जब डिफॉल्ट हो जाएगा ना कोई भी नहीं इधर आएगा। जवाब नहीं आपके पास छोड़ जाने दे यार। हमारे यहाँ तो हमारी तो इकॉनमी नहीं है, इंडिया की इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, फिर वो इंडियन इतने ज्यादा बाहर क्यों गए हुए हैं? अभी भी जा रहे वो ये मेरा सवाल नहीं है। पाकिस्तानी इधर से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे, इंडियन छोड़ के जा रहे हैं। एवरेज लाइफ अच्छी लाइफ किस मुल्क की है? पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? हमें सब कुछ मिल रहा है, तुझे कुछ हुक्मरान भाई कंक्लूड करें तो ठीक है भाई, बात इतनी मुख्तसर है भाई। गुलजार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम चाहे गुलाम रहे लेकिन हमें खाने को अच्छा मिले। क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं? तो भाई यकूब और मेरा पॉइंट ये है हमें आजादी मिले चाहे खाने को खाक मिले। अच्छा बात से इस वक्त आजाद हैं क्या? कैसे आजाद? कौन सा लॉ चला रहा है? हमें हर किसी आजाद। अमेरिका आपकी हुकूमत कर रही है, अमेरिका आपके फैसले कर रही है, आप कैसे भाई? आजादी ये आजाद है। पता क्या होता है मेरा भाई? अगर मस्जिद या मुदारा जाने दे, ये तो आम आवाम है, ये तो आम है। इसको घर से निकला ये तो आजादी हर माशरे में है, ये तो आजादी हर माशरे में आजादी होनी चाहिए हुकूमती सतह पर।
अच्छा हम अपनी सत्ता पर गुलाम हैं। गुलजार आप जीत गए, हम हार मानते हैं। आपकी बुक्स जो पढ़ाई जा हम रही मानते है, हैं। अब एक मिनट, आपका जो बुक्स स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है वो किस पर मबनी है? इस्लामियत लाजमी है, मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया लाजमी है। जब गोरा आएगा वो कौन सा पढ़ाएगा? इंग्लिश, क्रिश्चियन पढ़ाएगा। ऐसे ही हो। ओए अल्लाह के बंदे, किस तरफ तेरी सोच जा रही है? पता नहीं तुम कौन किस और जाने पता दे यार, नहीं, पढ़ो तुम्हारी आपकी पढ़ो सोच है। तो अब इतना तुम्हारी सोच अपनी सकता है दोनों तो की अपनी भाई सोच है। हम फैसला अपने करवाते हैं अपने व्यूअर से। क्या गुलामी में रहकर हम पर अगर यूएस हुकूमत करता है, हमें वो अपना दीन सिखाता है, अपनी बुक्स पढ़ाता है, क्रिश्चियनिटी? तू मेरी मुझे बात मैं समझ गया नहीं। मैं समझ गया हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि आज तक हम हुकूमत अच्छी क्यों तो नहीं फिर कर सकते? सियासतदान को कोसना है। मैं ये सवाल करता हूँ, आप अमेरिका को लेकर बीच में आ गुलजार गए। इतनी बात मैं है। यही बात करता हूँ, इनसे तो अच्छे होंगे ना। गुलजार इतनी बात चाहे है। वो जैसी तू हुकूमत ये हो। नहीं बोल सकता कि हमारे ऊपर कोई हुकूमत करे। तू ये बोले हमारा जो हुक्मरान मौजूदा बैठे हैं ये गुलाम है। भाई इन्हें मौजूदा नहीं, उतारना आज होगा। तक उम्मीद करते हैं 1947 से उम्मीद करते लेकर हैं आपको आज हमारी तक वीडियो अच्छी लगी पाकिस्तान को होगी। कौन यह सी तो अच्छी बहस हुकूमत फजूल चाहिए? सी बहस में पड़ गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई गुलजार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम गुलाम रहे लेकिन हमें खाने पीने को पहनने को अच्छा मिले। भाई अभी बात सुन ले, गुलामी बात सुन ले, है। ये आप फैसला कीजिएगा। ये इनका पॉइंट ठीक है। क्या आप किसी को इस वक्त और सुन आजाद ले, होके ऐसा मैं पर कभी कार्य भी में ये तो पॉइंट सुन नहीं ले, करता। सुन गुलजार तो को ले आप। मुकम्मल करने दे यार। मुझे कंक्लूड करने दे। मैं चले आपका फैसला, आप पिछले कई 6 माह से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर या इंडियन ना आ जाए या कोई गोरे आ जाए। लानत है फिर तेरी सोच पर और तेरे आजाद होने पर। अपनी भाई कंट्री इस की वक्त सोच है। घटिया यार तुम्हारी सोच भाई है। हम हैं इस वक्त गुलाम और क्या अच्छा भाई आखिरी कर लिया, आखिरी कर आखिरी लिया। कर लिया। हमने मान लिया, मान आप लिया। नवाज शरीफ जैसे आपके लिए हुक्मरान को हम सलाम करने से बेहतर है कोई और ही आ जाए। आपके लिए प्रायोरिटीज है खाना पीना और लिबास। हमारे लिए तो प्रायोरिटीज आम है आवाम को हमारा क्या दीन, चाहिए? हमारा मजहब, हमारे इखलाकियात, यही मजहब को लेकर हमारा हमारा मुल्क सबसे पहले है भाई। हमारा हमारा कुछ भी नहीं। हमारा सकाफती विरसा, हमारा माशरती विरसा, बहुत अच्छा हमारा मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम ये पर है। आप भाई हमें कमेंट में बताइएगा क्या गुलजार भाई का पॉइंट है ये खाने पीने के लिए, अच्छे लिबास के लिए। तो आम आवाम को चाहिए क्या? आम आवाम को क्या चाहिए? मैं आपको एक मंथ का ना जितना मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपया दूंगा, आपको घर बैठकर ना आप बाहर जाएंगे, मैं आपको जो आप ऑर्डर लगाएंगे ना मैं जिम्मेदारी उठाता क्या हूँ। मेरी सुन ले आपको मेरी तो बात सुने, आपको हर चीज अपने घर से मिल जाती है। आप जाके शहर के यार इलाके में जाएं, पाकिस्तानियों के हालात है, तुझे रोना आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।